हेलो गाइस एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज की वीडियो का टॉपिक है बैंकिंग हिस्ट्री ऑफ इंडिया। बैंकिंग हिस्ट्री क्या रहा हमारे देश में, बैंकिंग का क्या इतिहास रहा है हमारे देश में, बिफोर इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस तो हमने क्या क्या अभी तक देखा है बैंकिंग को लेके। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाली है, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वो वीडियो शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एवोल्यूशन ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। इसका अर्थ ये है कि बैंकिंग हिस्ट्री, बैंकिंग का जो एवोल्यूशन है हमारे देश में कैसे हुआ, तो आइए समझते हैं। प्री इंडिपेंडेंस देखा जाए तो फर्स्ट बैंक थी हमारे देश में जो एस्टैब्लिश्ड हुई थी, वो थी हिंदुस्तान बैंक, जिसकी स्थापना 1770 में हुई थी कलकत्ता में। ये बन चुका है कोलकाता। ठीक है। फिर आता है कि द जनरल बैंक ऑफ इंडिया इन 1786। फिर आता है बैंक ऑफ हिंदुस्तान इन 1790। तो बेसिकली तीन बैंक जो थे, फर्स्ट ऑफ ऑल उनका स्थापना हुआ था हमारे देश में। और बैंक ऑफ हिंदुस्तान और हिंदुस्तान बैंक में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है, तो आपको ये बात एक चीज़ याद रखनी है। फिर जब हमारे देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, जब अंग्रेज आए हमारे देश में, तो उन्होंने तीन बैंकों की स्थापना करी। वो कौन कौन से बैंक है? तो फर्स्ट बैंक था हमारा बैंक ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता की स्थापना हुई थी 1806 में। ठीक है। फिर उसी बैंक को नाम चेंज कर दिया गया, उसको बना दिया गया बैंक ऑफ बंगाल। जो काम हुआ था 1809 में। तो दो डेट्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको दोनों में डिफरेंस समझना होगा, याद करना होगा। बैंक ऑफ बॉम्बे फिर आता है 1840 में। और फिर आता है बैंक ऑफ मद्रास, जो कि चेन्नई हो गया अब। तो तीन बैंक थे बेसिकली, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश इंडिया ने इसको स्थापना की थी हमारे देश में। और उन तीनों बैंकों को हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है। ऑल थ्री बैंक्स वेर नोन एज प्रेसिडेंसी बैंक्स ऑफ इंडिया। फिर उसके बाद कुछ और बैंक्स स्थापना हुई थी हमारे देश में। 1865 में इलाहाबाद बैंक, जो अभी भी रन कर रहा है, हाँ भले वो मर्ज हो चुका है, अब ये मर्ज हो चुका है इंडियन बैंक के साथ। ये मर्ज का हुआ है 2020 में, अप्रैल 1 से। तो इलाहाबाद बैंक लॉन्च हो गया। उसके बाद फिर आता है 1894 में पंजाब नेशनल बैंक, पीएनबी। इसके साथ ही अभी भी तीन दो बैंक और मर्ज हो चुके हैं इसमें। और इंडियन बैंक ऑफ कॉमर्स भी मर्ज हो चुका है इसमें। तो कुल मिला के एक और बैंक है यहाँ पे, लगे तीन बैंकों का एक बैंक बन चुका है, पंजाब नेशनल बैंक। फिर आता है 1906 से लेके 1913 तक, कुल मिला के स्वदेशी आंदोलन के अंदर, जो हमारे देश में स्वदेशी आंदोलन हुआ था, उसके तहत ही छह बैंकों की स्थापना हमने करी थी। वो है बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ मैसूर। तो छह बड़े बैंक्स थे उस समय। और इनकी स्थापना स्वदेशी आंदोलन के तहत ही हुई है, उसके अंदर ही हुई है। फिर 1921 में जो स्टार्ट थे ना प्रेसिडेंसी बैंक, तीन बैंक जो थे हमारे, बैंक ऑफ बंगाल और बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ बॉम्बे, तो उनको मर्ज कर दिया गया। मतलब कि उनके तीन एंटिटी को, मतलब किसी भी तीन एंटिटी को मिला के अब एक कर दिया गया, तो उसको हम बोलते हैं मर्जर। तो फर्स्ट मर्जर उसमें निकल के आया, बैंक को मर्ज कर दिया गया और उसको नाम दे दिया गया द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आईबीआई, शॉर्ट नेम इज आईबीआई। और जो भी उसके थे ना शेयर होल्डर्स, वो सारे यूरोपियन थे, ना कि इंडियन थे। ऑलमोस्ट कहा जाता है कि 80% जो थे शेयर होल्डर्स वो यूरोपियन थे, और 20% जो शेयर था वो स्टेट के पास था। तो चूंकि आप जानते हैं किसी भी एक फॉर्म में 50% प्लस शेयर होल्डिंग जिसकी भी होती है, उसका वहाँ पे ओनरशिप राइट हो जाता है। फॉर एग्जांपल किसी फॉर्म में, ए फॉर्म में, किसी कंपनी का चाहे किसी इंडिविजुअल का चाहे गवर्नमेंट का 50+% से ऊपर शेयर होल्डिंग से, मतलब उसके राइट्स हैं, पैसे खरीद खरीद चुका है, तो मालिकाना अधिकार उस कंपनी का चाहे उस गवर्नमेंट का हो जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शेयर राइट्स। अब आता है कि आरबीआई एक्ट वाज फॉर्म्ड इन 1934। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट फॉर्म हुआ था 1934 में। और उसके जस्ट एक साल बाद नेक्स्ट फिस्कल ईयर में 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना कर दी गई। ठीक है। तो आरबीआई was established on 1st April 1935. The Reserve Bank of India was established on 1st April 1935। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ पे काम कर रही थी हमारे देश में, तो उन्होंने चाहा कि क्यों ना हम ब्रिटिश मर्चेंट्स को यहाँ पे लाए इंडिया में और उनसे ट्रेड करवाए, ताकि जो भी सारा जो माल है, जो रॉ मटेरियल्स है, हम उसको एक्सपोर्ट कर सके, उसको ट्रेड कर सके, उससे पैसा कमा सके। तो उन्होंने काफ़ी एक फ्लेक्सिबल रूल अपनाया, फ्लेक्सिबल लॉ अपनाया कि हम किसी ब्रिटिश मर्चेंट्स को कोई इंटरवेंशन नहीं करेंगे, कोई रूल इम्पोज नहीं करेंगे, कोई उनको टैरिफ्स नहीं लगाएंगे।
भले ही कोई सब्सिडी भी नहीं देंगे, पर उनके ऊपर कुछ भी काम हम लोग नहीं करेंगे उनके अगेंस्ट में। तो उससे क्या हुआ कि जो इकोनॉमी होती है वो उस पर कोई कंट्रोल नहीं हो पाता किसी गवर्नमेंट का। प्राइवेट कंपनीज चाहे ट्रेडर्स चाहे जैसे चाहे अपने ऊपर वो काम प्रॉफिट के ऊपर लेके वो काम कर सकते थे, और कोई कंट्रोल नहीं रहता था। तो इसी बात को देखते हुए आफ्टर इंडिया जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जब चली गई, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपने एक इनिशिएटिव शुरू किया, मेजर प्ले टू प्ले एक्टिव रोल इन इकोनॉमिक लाइफ। जो हमारे देश की इकोनॉमिक लाइफ है उस पर एक एक्टिव रोल प्ले किया उसको कंट्रोल करने के लिए। और इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन पास हुआ था इन 1948, उसको अडॉप्ट भी किया गया था। उसमें निकल के आया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी को अपना रहे हैं, ना कि सोशलिस्ट और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को। व्हाट इज मिक्स्ड इकोनॉमी? तो सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को मिक्सचर को हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पे प्राइवेट फर्म्स भी होती हैं और गवर्नमेंट फर्म्स भी होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि कैपिटलिस्ट में क्या होता है कि जो फर्म्स बड़े बड़े होते हैं उस पे गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता। जो भी मेजर क्वांटिटी होती है, जो मेजर काम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेलवेज हो गया, वाटरवेज हो गया, गैस लाइन पाइपलाइन हो गया, और भी जो वाटेवर जो आप सर्विस देखते हो उसकी कोई कंट्रोल नहीं होती गवर्नमेंट के पास, सब प्राइवेट कंपनी के पास होती है, सब बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास कंट्रोल होती है। और सोशलिस्ट में क्या होता है कि गवर्नमेंट उसको अपने पास अधिकार में रखती है। फॉर एग्जांपल बड़े बड़े जो रेलवेज होते हैं, वाटरवेज होते हैं, जो आम जनता से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उनको प्रॉफिट से ना देख के हम किसी सर्विस के नीड के हिसाब से हम कंट्रोल करें, तो उसको हम बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। यहाँ पे इसका एक बहुत सारा ड्रॉबैक भी है, बहुत सारा इसका अच्छा एग्जाम्पल भी है। तो सब कुछ का एग्जाम्पल अच्छा बुरा होता है। तो हमने क्या करा कि हम चाहते हैं कि हमारे देश में प्राइवेट कंपनीज भी हो जिसका अधिकार उनके बिजनेसमैन पार्टनर्स को हो, उनके मालिक को हो, और कुछ गवर्नमेंट फर्म भी हो जिनका अधिकार गवर्नमेंट के पास हो, ताकि वो मार्केट को एक लेवल में बैलेंस कर सके। इसके बाद पर्टिकुलर वीडियो भी मैं बना चुका हूँ मिक्स इकोनॉमी पे, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके चाहे वीडियो को बाद में आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में जाके आपको वीडियो ये मिल जाएगी। कुछ मेजर स्टेप्स भी लिए गए थे टू रेगुलेट बैंकिंग इन इंडिया। तो उसमें फर्स्ट था आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड इन 1 जनवरी 1949। इसका अर्थ क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ने सारे अधिकार 50% ओनरशिप अधिकार जो शेयर होल्डिंग्स थी, राइट्स थे, उसको खरीद लिया और अपने पास कर लिया। तो उसको नहीं बोलते कि गवर्नमेंट ने उसको राष्ट्रीयकरण कर दिया, उसको प्राइवेट कंपनी से निकाल के अपने पास ले लिया। और ये काम कब हुआ था? ये हुआ था 1948 में। किसके एक्ट के तहत हुआ था? ये हुआ था द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1948। 1948 का जो एक्ट था आरबीआई का, उसके तहत ही काम हुआ था। और नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 1 जनवरी 1949। और ये किसके तहत हुआ था? ट्रांसफर टू पब्लिक ओनरशिप के अंदर हुआ था। तो तीन आपको यहाँ पर टर्म याद रखना है। फिर जस्ट कुछ महीनों बाद द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट पास हुआ था और उसको पावर में लाया गया था। वो पावर दे दिया, एम्पावर कर दिया आरबीआई को कि आप जो भी बैंक्स हमारे इंडिया में हैं, चल रहे हैं, रन कर रहे हैं, उसको आप कंट्रोल कीजिए, रेगुलेट कीजिए, इंस्पेक्ट कीजिए, उसको चेक कीजिए कि वो कैसे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ताकि उनको कोई मनमानी ना हो सके। और साथ साथ उस एक्ट में ये भी निकल के आया कि कोई भी बैंक के जो डायरेक्टर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल कोई भी दो बैंक के डायरेक्टर्स सेम नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल पंजाब और बैंक ऑफ बड़ौदा के डायरेक्टर्स सेम नहीं हो सकते। और कोई भी बैंक, नया बैंक अगर देश में खुलना है तो विदाउट लाइसेंस फ्रॉम आरबीआई नहीं खुल सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आप बंधन बैंक देखा होगा आपने, जो भी बड़े बड़े बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक जो अभी चालू हो गया है, सभी जो बैंक है विदाउट परमिशन फ्रॉम आरबीआई नहीं खुल सकते। और साथ साथ ये भी कहा गया था कि जो पुराने बैंक जो काम कर रहे हैं हमारे देश में, फॉर एग्जांपल पंजाब नेशनल बैंक ऑलरेडी खुल चुका था, तो उसके भी जो ब्रांचेस खुलने होंगे वो विदाउट परमिशन फ्रॉम आरबीआई नहीं खुल सकते। लाइसेंस मिलेगा उस ब्रांच को खोलने के लिए, तभी वो ब्रांच खुल सकता है। ठीक है। तो आरबीआई वाज नेशनलाइज्ड, और ये फर्स्ट बैंक था इंडिया का जो नेशनलाइज हुआ था। आरबीआई वाज द फर्स्ट बैंक विच वाज नेशनलाइज्ड। अब पढ़ते हैं राष्ट्रीयकरण बैंकों का इंडिया में कैसे हुआ। तो कैसे कैसे हुआ? तो 1955 में द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, आपने याद किया होगा आईबीआई, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक को मिला के हमने बनाया था एक नाम, उसको हमने मर्ज कर दिया। और मर्ज करने के बाद उसको नेशनलाइज कर दिया। नेशनलाइज कब हुआ था? ये हुआ था 1955 में। और फिर उसका नाम चेंज कर दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया टू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मतलब जो अभी का आप देखते होंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया ही था, उसका बस नाम ही चेंज हुआ है। ये काम कब हुआ था? ये काम हुआ था द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एक्ट
1955 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक एक्ट बना था, जिसके तहत इंपीरियल बैंक को हमने नेशनलाइज किया था और उसको रीनेम किया था। और ये बैंक अभी भी काम कर रही है और ये देश की सबसे बड़ी बैंक है और पब्लिक सेक्टर बैंक है। नेशनलाइज बैंक में और पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत डिफरेंस होता है। जो बाकी जो आप देश में बैंक देख रहे हो वो नेशनलाइज बैंक है, मतलब सरकारी बैंक वो भी हैं, पर जो एसबीआई है वो अपना प्योर पब्लिक सेक्टर बैंक है। साथ ही साथ 7 सब्सिडीज उसके थे एसबीआई के, मतलब एसोसिएट्स थे, उनको भी हम लोग राष्ट्रीयकरण कर दिया 1959 में, 1959 में। उसमें एसबीआई पटियाला, एसबीआई हैदराबाद, एसबीआई ट्रवन को जो कि केरला का है, एसबीआई बीकानेर जयपुर राजस्थान, एसबीआई मैसूर, एसबीआई सौराष्ट्र और एसबीआई इंदौर, इन सभी सातों बैंक को हमने नेशनलाइज कर दिया इन 1959। ठीक है। और साथ ही साथ ये अभी कुछ देखा गया है कि 2008 में एसबीआई सौराष्ट्र को और 2010 में एसबीआई इंदौर को हमने एसबीआई एसोसिएट से निकाल के सीधे एसबीआई में हमने मर्ज कर दिया, मतलब उसको जो था ना एसोसिएट का टैग वो निकाल के सीधे फुल फ्लेजेड एसबीआई बना दिया। ये काम हुई थी अंडर यूपीए गवर्नमेंट। फिर जो बच गए, ये पांचों बच गए, इनका भी मर्जर हो चुका है। ये मर्जर कब हुआ है? ये मर्जर हुआ है 2017 में अंडर एनडीए गवर्नमेंट। मोदी गवर्नमेंट ने इसको बहुत बड़ा मर्जर किया था। और साथ साथ एक और बैंक थी यहाँ पे, भारतीय महिला बैंक और 5 एसबीआई के एसोसिएट्स, उनको मर्ज कर दिया गया एक एसबीआई में, फुल फ्लेजेड एसबीआई बना दिया गया। फिर आता है 1975 में रीजनल रूरल बैंक्स का भी फॉर्म हुआ, उनका भी खोला गया। उसका काम क्या होता है? दे आर लोकल बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेटिंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। वो एक लोकल बैंकिंग संस्थान है जो कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में काम करते हैं। ठीक है। उनका ऑब्जेक्टिव क्या था? बेसिकली जो था, प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव था वो कि जो भी ग्रामीण एरियाज होते हैं गवर्नमेंट के, इंडिया के, जो देश के, उसमें बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाए। फॉर एग्जांपल लेन देन जो हो गया पैसों का, ट्रांसफर हो गया पैसों का, जो भी काम बेसिक बैंकिंग फैसिलिटी होती है उसको प्रोवाइड की जाए और फाइनेंशियल सर्विसेज को भी दिया जाए। अरबी कैन बी इन अर्बन एरियाज टू। अरबी को हम लोग ऐसा नहीं है कि बस गांव में ही देखेंगे, वो शहरों में भी हो सकता है, ये पॉसिबल है। ऐसा नहीं कि बस गांव में ही अरबी खुलेगा, शहर में नहीं खुल सकता। ये स्टेट की कैपिटल में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। हाँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नोटिफाइड एरियाज में हो सकता है। इसका दायरा काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जहाँ पे नोटिफाइड दिया होगा जगह पे खोलने का, ये वहीं पे खुल सकता है। इसके बोर्ड जो होते हैं, चेयरपर्सन होते हैं, बोर्ड होती है, वो अपने से फैसला नहीं ले सकती कि कहाँ को खोलना है, कहाँ नहीं खोलना है। RRB can perform a variety of different functions such as providing banking facility to रूरल एंड सेमी अर्बन एरिया, जैसे कि ग्रामीण एरियाज हो गए, टाउन जो होते हैं, जो छोटे मोटे टाउन्स होते हैं जो शहरों से कम होते हैं, वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। और फिर गवर्नमेंट का ऑपरेशंस होते हैं, गवर्नमेंट की जो फैसिलिटी होती है उसको प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल मनरेगा के वर्कर्स जो होते हैं उनका वेतन को डिस्ट्रीब्यूट करना, और पेंशन जो होते हैं बुजुर्ग लोग 60+ एज वाले, उनका भी पेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो हम लोग आरआरबी के थ्रू ही बहुत सारा काम पॉसिबल हो पा रहा है। थर्ड आता है कि पैरा बैंकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करना। व्हाट इज पैरा बैंकिंग? तो काफ़ी फेमस वर्ड है और काफ़ी बार पूछा भी गया था, व्हाट इज पैरा बैंकिंग? तो फैसिलिटीज लाइक लॉकर्स जो होते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड को, उसको हम बोलते हैं पैरा बैंकिंग फैसिलिटीज। ठीक है। इसमें सब कुछ आ जाता है। फिर उसके बाद नबार्ड का फॉर्मेशन हुआ था। नबार्ड क्या है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका अर्थ ये है कि एक ऐसा नेशनल बैंक है जो एग्रीकल्चर और ग्रामीण जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए ही बस खोला गया था। फॉर एग्जांपल जो किसान होते हैं उनको लोन प्रोवाइड करना, उनके लिए मशीनरी के लिए टूल्स प्रोवाइड करना, सब्सिडी देना, जो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम होता है वहाँ रीच करना, ग्रामीण एरियाज में सड़क बनवाना, बांध बनवाना, कनाल्स का फॉर्मेशन करना, जो भी बेसिक ग्रामीण काम में होते हैं, जो गांव के डेवलपमेंट में काम होते हैं, वो नबार्ड संभालती है। नबार्ड का मकसद ही यही था। इसकी स्थापना 1982 में हुई थी, इन 1982। फिर आता है अपना एग्जिम बैंक। व्हाट इज एग्जिम बैंक? तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है। ये बैंक काफ़ी अनकॉमन है, आपने बहुत जगह नहीं भी सुना होगा, पर ये बैंक एग्जिस्ट करती है।
इस बैंक का एक ऐसा काम है जो काफ़ी अनकॉमन है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, फुल्ली अंडरटेकिंग है, और इसकी स्थापना 1982 में हुई थी अलॉन्ग विद नाबार्ड। ठीक है। और इसका काम ये है कि जो फॉरेन ट्रेड होते हैं हमारे देश में, जो हम लोग बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, हमारे देश में से सामान को बाहर जाता है आता है, उसके फाइनेंस को देखती है ये बैंक। उनको प्रमोट करने के लिए बनाया गया था कि जो बैंकिंग का लेन देन होता है पैसों का, वो अच्छे से काम कर सके। तो इस बैंक का ही मकसद ये था कि जो एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट है उसको बढ़ाया जाए, वहाँ पे एक स्मूथनेस लाया जाए। फिर आता है कि सिडबी, स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है। याद रखिएगा लखनऊ में है। बहुत बैंक का एग्जाम्पल उद्घाटन जो होता है, सॉरी हेडक्वार्टर जो होता है वो बड़े बड़े शहरों में होता है, फॉर एग्जाम्पल स्मार्ट सिटीज़ में होते हैं, और स्टेट के कैपिटल में फॉर एग्जाम्पल नई दिल्ली में होते हैं। तो नई दिल्ली में नहीं है, ये लखनऊ में है, यूपी में है। आपको ये याद रखना है। हाँ, आपको एक और काम करना है, जो भी नेशनलाइज्ड बैंक है हमारे देश में, जो भी हैं अभी तक 12 ही बचे हैं अभी 2020 में, उन सभी का क्या लोगो है, कहाँ का उनका हेडक्वार्टर है। फॉर एग्जांपल यूको बैंक कहाँ का है, यूको बैंक कोलकाता का है। पंजाब नेशनल बैंक कहाँ का है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, बैंक ऑफ बड़ौदा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, उसका स्लोगन क्या है, टैगलाइन क्या है। आपको सब कुछ याद रखना है। बीइंग अ बैंक एस्पिरेंट आपको ये याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है और आपके इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प भी करती है, और आपके पेपर में भी आता है क्वेश्चन। सीपी का फॉर्मेशन हुआ था टू प्रोवाइड क्रेडिट लोन टू एमएसएमईज। व्हाट इज एमएसएमई? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, लघु उद्योग जो होते हैं, आपने देखा होगा कपड़ा फैक्ट्री, जो फैक्ट्री जो छोटे मोटे खुलते हैं, उनको हम बोलते हैं लघु उद्योग। जिसमें उनको आप लोन प्रोवाइड करो, उनसे बिजनेस सेटअप करवाओ, उनका एक देश का डेवलपमेंट में काम आए, इकोनॉमी में काम आए, ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी और एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, अनएम्प्लॉयमेंट घटेगा। तो वो एक बहुत बड़ा एक गवर्नमेंट का एक स्वार्थ भी यहाँ पे कि इस पे आप फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिशमेंट की जाए यहाँ पे, देश में खोला जाए। जितना फैक्ट्रीज खुलेगी उतना हमारे देश के लिए अच्छा होगा। इसकी स्थापना 2 अप्रैल 1990 में हुई थी। ठीक है। और फिर आता है अपना एनएचबी, नेशनल हाउसिंग बोर्ड। एक ऐसा एपेक्स फाइनेंशियल संस्थान है हाउसिंग के लिए, गृह के लिए जो संस्थान होते हैं, उसका एक सबसे बड़ा एपेक्स फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इसका ऑब्जेक्टिव ये रहा है कि जो प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एंड अदर सपोर्ट टू सच इंस्टीट्यूशंस एंड मैटर कनेक्टेड देयरविद। मतलब जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है और भी कुछ अन्य सपोर्ट जो होता है, जो भी हाउसिंग से लेके जुड़े हुए जो संस्थान हैं, चाहे आदमी है व्यक्ति, उनको ये सिस्टम प्रोवाइड करना। फॉर एग्जांपल हाउसिंग फाइनेंस जो संस्थान होती है, उनको प्रमोट करना, बोथ लोकल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, रीजनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, सभी लेवल पे इसको प्रमोट करना। फिर आता है अपना सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना हुई थी 1988 में, 1988 में। और इसकी स्थापना हुई थी टू कैटर द सिक्योरिटी मार्केट इन इंडिया। जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट करना। इसका अर्थ ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा सहारा श्री, सहारा श्री किसका मालिक है? वो सहारा इंडिया का मालिक है। उनको जेल जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? क्योंकि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके राइट को प्रोटेक्ट किया था सेबी ने, और केस फाइल करी थी। और इसके तहत ये भी बोला गया था कि जो इन्वेस्टर का पैसा है वो डूबना नहीं चाहिए। वो पैसा कहाँ से हो? तो पैसा ऑक्शन लगा के जो संपत्ति है सहारा श्री की, उसको नीलाम करके पैसा वहां से वसूल की जाए। तो ये काम सेबी का है। सेबी सारे सिक्योरिटी मार्केट का बॉस है, एक अंगरक्षक है। अच्छा, जो भी आप वीडियो पहली बार देख रहे हो किसी भी मेरे चैनल पे, तो उसको आप लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और काफ़ी टाइम भी जाता है। तो इसको आप चीज़ को ध्यान जरूर रखिएगा। सिंस इंडिपेंडेंस जो फर्स्ट हमारा जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, इसमें क्या हुआ था कि हमने एलपीजी फॉर्म को एक्सेप्ट किया था। मतलब कि जो भी रूल्स होंगे उनको हम लोग लिबरल करेंगे, प्राइवेटाइज करेंगे कंपनीज को। और ग्लोबल कंपनीज जो होती हैं हमारे देश में, बाकी कंपनी देश के, वो हमारे देश में भी आ सकती हैं, बिजनेस कर सकती है। जिसके तहत क्या हुआ कि एक रेडिकल चेंज आया, रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जो कि एनबीएफसी का डेवलपमेंट कराया। और इस एनबीएफसी, तो एनबीएफसी ऐसा चीज़ है कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फॉर एग्जांपल, जो इट एक्ट्स एज अ मेडिएटर बिटवीन इंडिविजुअल्स एंड बैंक। मतलब एक इंडिविजुअल है और ये बैंक्स है, उसके बीच में आता है एनबीएफसी, जो लोन प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल्स को। एनबीएफसी होना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा भी होगा आईएलएफएस क्राइसिस जो भी आया था रिसेंटली, वो एनबीएफसी ही थी, जिसकी संस्था डूबने के कगार पे है। और एनबीएफसी काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारी इकोनॉमी के लिए। फिर आफ्टर 1993, जब नरसिम्हा राव कमेटी
नस्मा कमेटी ने रिकमेंडेशन दिया था कि क्यों ना हम अपने देश में प्राइवेट बैंक्स को भी लाया जाए ताकि कंपटीशन हमारे देश में हो, बैंकों के बीच में कंपटीशन हो, ताकि जो बैंक का जो प्रक्रिया है, एफिशिएंसी है वो बढ़े, स्मूथनेस बढ़े, कस्टमर फ्रेंडली बैंक्स बने। क्योंकि जब तक कंपटीशन नहीं आएगा तो बैंक कैसे जानेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है, सर्विस है वो सबसे सुपीरियर है। तो सुपीरियर बनाने के लिए कंपटीशन का होना बहुत ज़रूरी है। तो 1993 के बाद प्राइवेट कंपनी को लाइसेंस देना शुरू कर दिया गया हमने। तो उसमें निकल के आए प्राइवेट बैंक, जैसे कि एक्सिस बैंक, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक, एचडीएफसी, आईसीआईसी आपने देखा भी होगा, कोटक महिंद्रा बैंक, ये सभी क्या है, उसी प्रकार एग्जाम्पल है प्राइवेट बैंक्स का। फिर आया अपना फॉरेन बैंक्स इन इंडिया, क्योंकि जब फॉरेन कंपनीज आएगी, मैन्युफैक्चरर्स आएंगे तो फॉरेन बैंक्स भी आएंगे, सिंपल सी बात है। तो बहुत सारा बैंक्स आया हमारे देश में। आपने देखा भी होगा, स्टेट बैंक ऑफ मॉरिशस दिल्ली में काफ़ी फेमस है, दोहा बैंक जो है, बैंक ऑफ अमेरिका काफ़ी फेमस है फाइनेंस को लेके। तो बहुत सारे बैंक जो है इंटरनेशनल बैंक से वो हमारे देश में आए, और जो उनकी स्थापना हुई हमारे देश में हुई। फॉर एग्जाम्पल मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, इन सभी की बैंकों की संख्या बहुत ही ज़्यादा है। अब बात करते हैं करंट सिनेरियो, अभी क्या सिचुएशन हमारे देश में बैंक को लेके। तो 2017 में हमारे कुल बैंक थे, सरकारी बैंक थे 27, अब हो चुके हैं वो 12, क्योंकि काफ़ी हमने मर्जर करी है। फर्स्ट हमने किया मर्जर एसबीआई का, जिसके एसोसिएट्स को मिला दिया, 5+1 याद कीजिए। फिर आया कि बैंक ऑफ बड़ौदा को हमने मिलाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा में मिलाया था हमने देना बैंक और विजय बैंक को। फिर आया था कि 2020 में अप्रैल में 10 बड़े बैंक जो हमारे देश में थे, पंजाब नेशनल बैंक और आंध्रा बैंक, इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, वो सब बैंक को मिला के 4 बड़े बैंक बना दिए हैं। क्योंकि जो एनपीए था इन सभी छोटे मोटे बैंक का, वो काफ़ी बढ़ चुका था। एनपीए क्या होता है, तो एनपीए एक ऐसा पोजीशन होता है जहाँ पे जो बैंक लोन प्रोवाइड करती है किसी इंडिविजुअल को, वहाँ से वो लोन वापस नहीं आ पा रहा हो, तो उस बैंक पे एनपीए लग जाता है। जो पैसा है वो डूबने के कगार पे आ चुका है, क्योंकि उसको बोलते ही है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। एनपीए तब लग जाता है जब कोई आदमी लोन वापस नहीं कर पाता है। तो चूंकि एनपीए की संख्या काफ़ी अपने देश में बढ़ चुका था, आपने सुना भी होगा विजय माल्या का केस, नीरव मोदी का केस, कई बार केस हुआ है। तो सब पैसा लेके बाहर चले गए थे, और वैसे किसान भी जो होते हैं, जो पैसा नहीं दे पाते हैं, तो वहाँ पे भी एनपीए लगता है। ऐसा नहीं कि बस जो बाहर चले गए उनको एनपीए लगा हुआ है, वो बात नहीं है। बैंक का एनपीए लगना बहुत सारा कॉज होता है, सेवरल कॉजेज कैन बी अकर। तो एक फॉर्मूला निकल के आया, फॉर्मूला बैंक ने, गवर्नमेंट ने दिखाया कि जो छोटे मोटे बैंक्स हैं, फॉर एग्जांपल देना बैंक है, विजय बैंक है, उनको एक बड़े बैंक में मर्ज कर दी जाए। तो ये निकल के आया कि जो छोटे मोटे स्मॉल बैंक हैं, जो लॉस मेकिंग अभी चल रहे हैं, उनको एक बिग बैंक के साथ मर्ज कर दिया जाए, जिससे जो बड़े बैंक हैं उनके जो लॉस है उसको सह सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई लॉस किसी का भी नहीं है, छोटे मोटे बैंक का भी नहीं है और बड़े बैंक का भी नहीं है। बड़े बैंक को क्या मिलेगा, तो बड़े बैंक को एक इनका बहुत बड़ा एक मार्केट मिलेगा, इनका कंट्रोल मिलेगा, और इनका मार्केट मिलेगा तो फिर भाई उनको एटीएम भी होंगे, ब्रांचेस भी होंगे, इनकी आबादी भी जो कस्टमर्स है वो भी मिलेगा। तो सब कुछ का अपना अपना डेवलपमेंट है, सबका अपना प्रॉफिट है। तो इससे ये प्रॉफिट मिल सकता है। अब बड़े बैंक इसमें मिल सकते, छोटे बैंक को क्या होगा कि छोटे बैंक का जो भी एनपी है वो खत्म हो जाएगा, उनकी एक एंटिटी ही पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब जो उनका पूरा एक पहचान ही है वो पूरा खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा भी होगा, विजय बैंक का अब आगे नीचे लिखा रहता है नाउ बैंक ऑफ बड़ौदा। तो विजय बैंक अब कुछ भी नहीं रहा, अब वो बन चुका है बैंक ऑफ बड़ौदा, क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का अब लोगो भी चेंज हो चुका है। आप अब इसको ध्यान दीजिएगा। और 2008 में आरबीआई के पास शेयर होल्डिंग था नबार्ड का 72.5%। क्योंकि आप जानते हैं कि जो बैंक्स होते हैं हमारे देश के बैकबोन होती है हमारे इकोनॉमी की, और जो आरबीआई है वो भी बैकबोन है बैंकों का। तो जो बैंक्स है हमारे देश में, उनका सभी का एक पेरेंट है वो आरबीआई है, जो उसको कंट्रोल करती है। और जो कि नाबार्ड भी एक अच्छी संस्थान है, तो उसका भी जो राइट था, शेयर होल्डिंग्स था 72%, वो आरबीआई के पास था। उसके बाद क्या हुआ कि 2008 में अंदर एंड यूपीए गवर्नमेंट ने उसके जो अधिकार थे आरबीआई के पास, वो अपने पास ले लिए, मतलब उसको खरीद लिया, परचेज कर लिया। अब क्या हुआ, वो नाबार्ड क्या हुआ, अब वो आरबीआई का नहीं रहा, अब वो गवर्नमेंट की अपनी एंटिटी बन चुकी थी, गवर्नमेंट का पूरा अपना कंट्रोल हो चुका था। तो ये है आपका अभी का अब तक का अपडेट। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कुछ सीखने को मिला तो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। या कुछ और पूछना होगा, चाहे कुछ और डाउट है, कुछ और आपको बताना है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा।
और उसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, ताकि वो उनको भी अपना नॉलेज बढ़ सके और सबका एक डेवलपमेंट हो माइंडसेट का, सब कुछ का। तो वीडियो को अब समाप्त करते हैं यहीं पे। थैंक यू, थैंक्स फॉर लिसनिंग।